अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वेलकम बैक। और वीडियो स्टार्ट करते हैं हम जहाँ से हमने, लेट मी शो यू हेयर, यस, हम यहाँ रुके थे लास्ट पार्ट में सम लिमिटिंग फैक्टर्स पे। और अब यहीं से आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। ऑलराइट, ओके, हाउ मैनी रिलेशनशिप्स आर देयर इन ऑर्गेनिज़म्स। ये आपसे एमसीक्यूज़ किया जा रहा है कि ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान जो है वो कितने रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है, 5, 4, 3 या 2। अब एक्चुअली अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, लाइक प्रीडेटर प्रे, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, इस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। वेल, इसका आंसर आपके सामने आ रहा है 3। ऑलराइट, ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान कुछ बेसिकली 3 किस्म के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। नंबर 1 इज़ प्रीडेटर एंड प्रे, नंबर 2 इज़ पैरासाइटिसिज्म एंड नंबर 3 इज़ म्यूचुअलिज्म, ठीक है। एंड इट्स क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड कि प्रीडेटर और प्रे का क्या रिलेशन है। ये जो पिक्चर आपके सामने दिख रही है, खैर इसमें तो ये अभी मेरे ख्याल से कुछ खेल रहे हैं शायद, बट ये आपको दिख रहा है वुल्फ, एक जो गीदड़ है, ये जब ये बेसिकली प्रीडेटर है, सही है। और ये जब किसी शीप को या किसी बकरी को या किसी भी उसको खाएगा, प्रे को खाएगा, तो वो प्रे हो जाएगी ऑब्वियसली। लाइक लॉयन और डियर, यानी कि शेर और जो हिरन जो है, उसका जो रिलेशनशिप है वो प्रीडेटर प्रे का रिलेशनशिप है। प्रीडेटर जो होता है वो जनाब जो अटैक करता है, ठीक है, और जो बेचारा अटैक का शिकार बन जाता है वो प्रे कहलाता है, ठीक है। पैरासाइटिसिज्म ये होता है कि ये जो एक ऑर्गेनिज़म है वो दूसरे ऑर्गेनिज़म से बेनिफिट भी हासिल करे और उसको नुकसान भी पहुंचाए, ठीक है, उसको पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट्स की मैं आपको एग्जांपल दे दूं, लाइक इन ह्यूमंस हम देख लें तो हमारी इंटेस्टाइन में भी कुछ पैरासाइट्स हैं, बट एक्चुअली वो म्यूचुअलिज्म का काम करते हैं। चले वहाँ नहीं जाते, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ मॉस्कीटो की। लाइक मॉस्कीटो जो है वो ब्लड सक करता है ह्यूमन बॉडी से, ठीक है, और वो हमें नुकसान भी पहुंचा देता है कि अगर तो वो इन्फेक्टेड है, फीमेल मॉस्कीटो एनाफिलिसिस, अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो प्लाज्मोडियम जो है वो हमारे ब्लड में भी एंटर कर देती है और उससे मलेरिया हो जाता है। तो ह्यूमन और मॉस्कीटो का जो रिलेशनशिप है वो पैरासाइटिसिज्म का है। और म्यूचुअलिज्म के अंदर ये होता है कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे होते हैं, एक दूसरे से बेनिफिट ले भी रहे होते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा भी रहे होते हैं। इसकी शायद और एक्सप्लेनेशन आगे मैंने की भी हो। यप, ठीक है, आप देख लो यहाँ पे, प्रीडेटर प्रे ऑलवेज हार्म बट मे और मे नॉट डाई। इस रिलेशनशिप के अंदर, प्रीडेटर और प्रे के रिलेशनशिप के अंदर, प्रे हमेशा, यानी कि जो शिकार होता है वो हमेशा हार्म होता है, लेकिन वो मर भी सकता है और वो नहीं भी मर सकता, ठीक है। इस रिलेशनशिप के अंदर, पैरासाइटिसिज्म के अंदर, होस्ट जो होता है वो हमेशा हार्म होता है बट मरता नहीं है। लाइक हम ह्यूमंस जो हैं अभी इस रिलेशनशिप में होस्ट हैं, और हमें जो पैरासाइट है यहाँ पर वो मॉस्कीटो है, तो वो हमें काट रहा है तो हमें नुकसान तो पहुँच रहा है लेकिन हम मरेंगे नहीं। तो पैरासाइटिसिज्म के अंदर होस्ट हार्म तो होता है मगर मरता नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रीडेटर और प्रे के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रे जो है वो मर जाती है, हार्म तो वो ज़रूर होगी। और फिर म्यूचुअलिज्म के अंदर आ जाते हैं। म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होता है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल इन्होंने हनी बीन आपकी बुक में जो है, और फ्लावर, ठीक है। हनी बी जो है वो फ्लावर के ऊपर आती है और वो उससे नेक्टर कहते हैं, मतलब वो उसका जो जूस होता है फ्लावर का, वो जो है वो इकट्ठा करती है। और जब वो उड़ती है फ्लावर के ऊपर से, तो उसकी जो लेग्स होती हैं, उसकी जो टांगें होती हैं, वो बड़ी स्टिकी टाइप की होती हैं। तो उनकी टांगों पे फ्लावर के जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जब वो दूसरे फ्लावर पे जाती हैं तो वहाँ पर वो पॉली ग्रेन्स जो है वो झड़ जाते हैं, और फिर वो फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा के अंदर जो है वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं स्टाइल के थ्रू, ओवरी में जाते हैं और फिर प्लांटेशन होती है। तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। खैर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो आप देख रहे हैं कि क्या होता है कि इस तरह से फ्लावर्स जो हैं उनकी जो है वो ग्रोथ भी बढ़ती है और हनी बी को अपना जूस या नेक्टर जो है वो भी मिल जाता है। तो दोनों को फ़ायदा हो गया।
तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। ये 3 किस्म के रिलेशनशिप्स, बेसिक रिलेशनशिप्स जो हैं ये होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ए बायोटिक कंपोनेंट। माइक्रोबैक्टीरिया, फंगस, मिनरल्स या डिकेइंग प्लांट्स। आपसे पूछा जा रहा है ए बायोटिक कंपोनेंट क्या है। अब ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को इसका आंसर आता होगा, मैं ज़रा बायोटिक और ए बायोटिक का बता देता हूँ। देखो, जहाँ भी किसी स्पेसिफिक वर्ड के आगे ए लग जाए ना, तो वो नेगेटिविटी के अंदर आता है मोस्टली। लाइक आप एग्जांपल ले लें, जैसे एपैथेटिक, ठीक है। एपैथेटिक यानी एपैथेटिक का मतलब होता है कि ऐसा बंदा जो कि नफ़रत रखता हो, ठीक है। और सिंपैथेटिक जो होता है वो यानी कि हमदर्दी रखता हो। और एपैथेटिक, तो वो ए जो है नेगेटिविटी के उसमें मायने में आ रहा है। ए बायोटिक यानी बायोटिक का मतलब तो ये होता है कि लाइफ, और ए बायोटिक मतलब जिसके अंदर ज़िंदगी नहीं है, जिसमें लाइफ नहीं है। तो आप आइडेंटिफाई कर लें इन चारों में से कि वो कौन सा कंपोनेंट है जिसके अंदर लाइफ नहीं है, बिकॉज ए बायोटिक मीन्स नो लाइफ। ओके, तो क्या वो माइक्रोबैक्टीरिया है? माइक्रोबैक्टीरिया में तो लाइफ होती है। फंगस, ऑब्वियसली दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो फंगस जो है वो उनमें भी लाइफ है। डिकेइंग प्लांट्स तो प्लांट्स होते हैं, उनमें लाइफ होती है। मिनरल्स एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर लाइफ नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली इन चारों चॉइसेस में से ए बायोटिक कंपोनेंट मिनरल्स ही हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट। यप, मिनरल्स जो हैं वो ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। आपके सामने 3-4 मिनरल्स हैं, ये कैल्शियम सल्फेट, और ये कैल्शियम सल्फेट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और फिर ये बेराइट सल्फेट, और ये बहरहाल 4-5 इसमें जो है वो मिनरल्स हैं, एंड दे आर ए बायोटिक। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द बायोटिक कंपोनेंट। अब इनमें से आप वो कंपोनेंट बता दें जो कि जिसमें ज़िंदगी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मिनरल्स तो ए बायोटिक हम देख चुके हैं। टेम्परेचर इट्स नॉट समथिंग विच लिव एक्चुअली, इट्स अ नेचुरल थिंग। ये तो एक आप कह लें कि वेदर की एक कंडीशन है टेम्परेचर, ठीक है। वाटर इन पाउंड, वाटर इज़ नॉट लाइफ, इट्स नॉट अ लाइफ थिंग ऑब्वियसली, बट the ironic thing is कि every living matter is made up of water, but water is not a living thing. So रह गया ये microbacteria on our skin. Obviously microbacteria, they are full of life, so most probably these are the biotic component. Let's find out. Yup, microbacteria on our skin, ये जो होते हैं बायोटिक होते हैं, इनमें ज़िंदगी होती है, ये लाइफ, इनके अंदर लाइफ होती है, और इनको अगर हम जब मारेंगे तो हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। खैर चलो आगे चलते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द टैपवॉर्म्स दैट लिव इनसाइड द बॉडी एंड ईट द फूड ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, ठीक है। कुछ टैपवॉर्म्स होते हैं। टैपवॉर्म्स जो हैं ये बेसिकली आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद आ रहा हो, बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं एक फाइलम हेलमिन्थेसिस, ठीक है। उसके अंदर अर्थवॉर्म, टैपवॉर्म, ये सारे वॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी तरह का एक टैपवॉर्म है जो कि ह्यूमन बॉडी में अंदर रहता है, खाना भी खाता है, ईट फूड। उसको हम क्या कहेंगे? क्या हम उसको प्रीडेटर कहेंगे? क्या उसको हम पैरासाइट कहेंगे? क्या वो म्यूचुअलिज्म के ज़ुमरे में आएगा, या उसको हम कार्निवोर्स कहेंगे? वो टैपवॉर्म जो कि आपकी बॉडी में अंदर रह रहा है और आपका फूड खा रहा है, और ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा रहा होगा। So let's find out the answer. Parasite. Yup, why not? आपकी बॉडी के अंदर रह रहा है, पैरासाइट है, और आप जो खाना खा रहे हैं उससे अपनी भी खुराक पूरी कर रहा है, और किसी ना किसी पॉइंट पे आपको नुकसान भी पहुंचाता है। तो पैरासाइट जो है वो कहीं से भी अपने होस्ट को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। सो टैपवॉर्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। आगे बढ़ते हैं। In the process of photosynthesis, which gas is used to produce glucose and oxygen? ये 4 गैसेज आपको दी हुई हैं, इसमें से एक तो खैर वाटर है। पूछा ये जा रहा है कि कौन सी गैस जो है वो यूज़ होती है ग्लूकोस और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन में। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, वाटर, एंड द राइट आंसर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 जो है वो यूज़ होती है अलॉन्ग विद वाटर, तो फिर बनता है ग्लूकोस एंड ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, चैप्टर नंबर 5, जिसे हम कहते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशन। और इसका पहला MCQs आ रहा है,
Who draw the diagram of an atom first time having electrons around the nucleus? सबसे पहले इन चारों शख्सियात में से वो कौन था जिसने एटम की डायग्राम ड्रॉ की थी और उसके अंदर उसमें सिर्फ उसने न्यूक्लियस और कुछ शेल्स बनाए थे। उसने कहा था कि इनके अराउंड जो स्ट्रक्चर मूव कर रहा है उसका नाम इलेक्ट्रॉन है। तो क्या वो मेंडलीव था, क्या वो आइंस्टाइन था, क्या वो न्यूटन था, क्या वो रदरफोर्ड था? Who draw the diagram of atom for the first time? And the right answer is रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड हैं और ये इस तरह की इन्होंने डायग्राम बनाई थी। एक्चुअली एटम की सही डायग्राम यही होती है। हम लोग जो है वो राउंड राउंड सर्कल्स करते हैं, नहीं राउंड नहीं है, वो कुछ इस तरह से इलिप्टिकल फॉर्म के अंदर इसके शेल्स होते हैं एटम के, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और अंदर जो है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स हैं। तो ये कुछ उन्होंने स्ट्रक्चर दिया था। रदरफोर्ड ने ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एटम। आगे चलते हैं। ऑलराइट, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एन एटम क्या हो सकता है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। क्या वो एटम हो सकता है, क्या वो मॉलिक्यूल, क्या वो कंपाउंड, क्या वो इलेक्ट्रॉन? एंड द राइट आंसर इज ऑब्वियसली एटम। एटम स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, मैं पीछे कर रहा हूँ। आप देखो, आप तो कहोगे कि यार इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है, सही है। तो सेम एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, सेम एटम्स कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट। तो इस लिहाज से एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। अगर आपसे एटम का स्मॉलेस्ट पार्टिकल या एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल पूछा जाए तब इलेक्ट्रॉन होगा। आगे करते हैं। ओके, द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड ऑन द अर्थ, ठीक है। अर्थ एक्चुअली अर्थ क्रस्ट होता है। अर्थ क्रस्ट में या अर्थ में मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो है वो कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड ऑन द अर्थ और द अर्थ क्रस्ट, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। द राइट आंसर इज ऑक्सीजन। ऑब्वियसली जब भी तो जिंदा हैं हम, ठीक है। कॉमन एलिमेंट यही है। ये अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंपलेस्ट एलिमेंट फाउंड, सबसे ज़्यादा सिंपल, कोई फड्डा नहीं है, सिंपल हल्का सा एलिमेंट। हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कौन सा है सिंपलेस्ट एलिमेंट? एंड द राइट आंसर इज हाइड्रोजन, ठीक है। बड़ा सिंपल सा एलिमेंट है हाइड्रोजन और बड़े काम का एलिमेंट है। इंडस्ट्रियल लेवल पर हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा कंजप्शन है। आपको पीछे दिख रहा होगा हाइड्रोजन, H इज़ द सिंबल। और आगे चलते हैं। हाइड्रोजन को पढ़ लिया हमने। ओके, व्हेन टू और मोर सेम और डिफरेंट एटम्स कंबाइन दे फॉर्म, ये कह रहे हैं कि दो या दो से ज़्यादा सेम एटम्स या डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? क्या वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, क्या वो कंपाउंड्स बनाते हैं, क्या वो सब्सटेंस बनाते हैं, क्या वो एलिमेंट्स बनाते हैं? द राइट आंसर इज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स याद रखिएगा। इस स्टेटमेंट को जहन में रखें, मैं फिर बैक कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे स्टेटमेंट है टू और मोर सेम और डिफरेंट एटम्स कंबाइन, ठीक है। अब अगर यहाँ तक ये डिफरेंट वाला लफ्ज़ नहीं आ रहा होता ना इसके अंदर, इसमें सिर्फ इतना होता है व्हेन टू और मोर सेम एटम्स कंबाइन, तब आपका आंसर होता है एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे कह रहा है टू और मोर सेम और डिफरेंट एटम्स कंबाइन, तो भाई फिर मॉलिक्यूल्स जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स। ठीक है जनाब, सॉरी थोड़ा सा ग्लिच आ गया। ओके, हम मॉलिक्यूल्स पे थे और ये क्वेश्चन था कि दो या दो से ज़्यादा अगर एटम्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या बनेंगे, और वो बनेगा मॉलिक्यूल्स। इसको हमने अच्छी तरह डिफाइन कर लिया। लाइक आप यहाँ देख रहे हैं O2 इज़ अ मॉलिक्यूल एंड H2O इज़ ऑल्सो अ मॉलिक्यूल, ठीक है। सेम एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, आपसे पूछा जा रहा है कितने एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं नेचर में। 110, 115, 120 या 125? सो पीरियोडिक टेबल याद आ रहा होगा, ठीक है ना। राइट आंसर इज़ 120 एलिमेंट्स। ये आपको दिख रहा है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और मुझे तो कुछ अलग ही दिख रहा है ये, राइट, बिकॉज जो मुझे याद आ रहा है वो यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम और ये फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट्स और सेकंड ब्लॉक। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, बट रेलेवेंसी के लिए मैंने जो है वो यहाँ पे
ये लगा दिया था 120 एलिमेंट्स। ओके, अब तक 120 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल है। बहरहाल इसको मैंने रेलेवेंसी के लिए लगाया था, लेकिन मैं भी अगर गौर से देख रहा हूँ उसको तो मुझे जो है ये कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा है इसमें वो एलिमेंट्स जो हम पढ़ते हुए हैं, राइट। एक मिनट, मुझे एक चीज़ चेक करने दें। यप, ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विच गैस इज़ यूज्ड इन पार्टी बलून्स। ठीक है, पार्टी बलून्स कह लें या आप ये जो बच्चों के बलून्स होते हैं जो कि फ्लाई करते हैं, ऊपर उड़ते हैं, ठीक है, ये जो गैस वाले गुब्बारे जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कौन सी गैस यूज़ होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन। और यहाँ पे फिर मैंने नाइट्रोजन लिख दिया बाय मिस्टेक, कोई और यहाँ पे कर लें या इसको एक्सक्लूड कर दें, इन तीन में से ही बता दें, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम या नाइट्रोजन। तो मोस्टली आप सबको इसका आंसर पता होगा। द राइट आंसर इज़ हाइड्रोजन। बट मोस्टली जो गैस यूज़ होती है, मैं यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, जब पढ़ा था तो मोस्टली जो यूज़ होती है गैस बलून्स के अंदर वो मोस्टली हीलियम गैस यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक और इंटरनेट एज वेल, हाइड्रोजन गैस जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट गैस है थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी पार्टी बलून्स के लिए। तो फिर हीलियम क्यों यूज़ होती है? तो उसका मुझे रीज़न ये मिला था कि हीलियम गैस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट फ्रेंडली होती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत महंगी होती है, इसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो हीलियम गैस भी काम वही करती है, ठीक है। और लाइट गैस है, तो हीलियम को यूज़ किया जाता है। बट हाइड्रोजन गैस इस थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली पार्टी बलून्स में यूज़ होती है। अगर आपके सामने ऐसा कोई MCQs आ जाए कि विच गैस इज़ यूज इन पार्टी बलून्स, तो आपको हीलियम पे नहीं लगाना, आपको हाइड्रोजन पे लगाना है आंसर, ठीक है। और इसका रीज़न आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स डेट आर सॉलिड इन नेचर, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स का आप लोगों को पता होगा, ठीक है। मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो प्योर वो एलिमेंट्स होते हैं जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना कि वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। मेटल्स जो हैं वो शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो डल होते हैं और नॉन लस्ट्रस होते हैं। इस तरह की कुछ उनकी डिफरेंटिएशंस हैं। तो इन चारों में से सॉलिड कौन सा है नेचर में नॉन मेटल? क्या कोल एंड सल्फर? क्या सल्फर एंड ग्रेफाइट? डज इट द आर्गॉन विच इज़ एक्चुअली द गैस एंड द नाइट्रोजन? विच वन इज़ सॉलिड इन नेचर? ठीक है, तो ये दोनों तो वैसे ही ऑब्सलीट होगा बिकॉज नाइट्रोजन गैस है, आर्गॉन भी गैस है। या तो ये है या ये है, ठीक है। या तो कोल एंड सल्फर है या सल्फर एंड ग्रेफाइट है। एंड द राइट आंसर इज़ कोल एंड सल्फर, ठीक है। कोल एंड सल्फर इज़ द राइट आंसर। और ये येलोइश लगाने का मकसद ये है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि सल्फ़र जो है वो कुछ येलोइश इन कलर होता है। तो खैर, कोल एंड सल्फ़र, कोल ब्लैक होता है, सल्फ़र कुछ येलोइश टाइप का होता है, तो ये ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन क्या था? ऐसा नॉन मेटल जो कि सॉलिड हो। तो कोल एंड सल्फ़र ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि सॉलिड हैं। आगे बढ़ते हैं। द ओनली मेटल डेट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये बताइए ऐसा कौन सा मेटल है, नॉन मेटल नहीं है, ये मेटल की बात हो रही है, सही है, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? कार्बन, मर्करी, ब्रोमीन, नाइट्रोजन। देखो कार्बन तो नहीं होगा बिकॉज कार्बन जो है वो मेटल तो नहीं है, सही है। तो और ब्रोमीन या मर्करी हो सकता है। नाइट्रोजन इज़ अ गैस, तो ये लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड नहीं होती, इतना तो हम सबको पता है। लिक्विड नाइट्रोजन के लिए कुछ एक अलग ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इधर इट्स मर्करी और इट्स ब्रोमीन। लेट्स फाइंड आउट विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड द राइट आंसर इज़ मर्करी। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मर्करी ही है, जिसे हम आम ज़बान में उर्दू में कहते हैं कि पारा जो होता है, लाइक जो जिससे हम टेम्परेचर जो है मेजर करते हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर्स जो होते हैं उनके अंदर ये मर्करी या पारा मौजूद होता है, जिसको हम झटकते हैं तो फिर वो एक सेट पॉइंट पर आता है और फिर जब उसको हीट मिलती है, जब हम चेक कर रहे होते हैं बॉडी में टेम्परेचर, तो वो जो है वो
वहाँ से डिस्प्लेस होता हुआ जितनी हीट उसको मिलती है उस पॉइंट तक वो चला जाता है, और उससे हमें पता लग जाता है कि यार इतना टेम्परेचर है इस बंदे को। सो मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की डिफ्रेंशिएशंस आ गई हैं। मेटल्स क्या होते हैं? यूजुअली सॉलिड होते हैं मेटल्स एंड रूम टेम्परेचर। मेटल्स जो हैं वो यूजुअली सॉलिड ही होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एक एक्सेप्शन थी मरकरी की, वो हमने पीछे पढ़ ली कि मरकरी जो एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। नॉन मेटल्स सारी की सारी गैसेस होती हैं, ठीक है, ऑफिन गैसेस। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन थी कि हमने नॉन मेटल पढ़ा था कि सॉलिड नॉन मेटल कौन सा होता है, वो कार्बन और सल्फ़र था, अभी हम पीछे पढ़ के आए ना, ठीक है। तो ये दोनों एक्सेप्शंस याद रखिएगा, मेटल की और नॉन मेटल की। आगे चलते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, नॉन मेटल्स का लो बॉइलिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली। और मेटल्स दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी अगर मैं हीट पे रख दूँ तो फ़ौरन हीट कैच करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से गुजार दूँ तो कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। किसी मेटल को पकड़ के जो है ना करंट के आसपास मत चले जाना, ठीक है, वो कंडक्ट कर लेगा, सही है। और नॉन मेटल्स दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंदर से ना हीट पास होती है इतनी आसानी से, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत मुश्किल से, बिकॉज उनके एटम्स की अरेंजमेंट कुछ अलग किस्म की है। इसीलिए आपने देखा होगा अगर किसी बंदे कोई शख्स है, अगर वो कोई पोल या कोई खंबा वगैरह पकड़ लेता है और उसमें से अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो पीछे से कोई बंदा उसको हिट करता है वुड से, लकड़ी से, और क्योंकि लकड़ी बीच में आके वो कंडक्शन जो है ब्रेक करती है। लकड़ी जो है वो नॉन मेटल है, वुड इज़ अ नॉन मेटल, तो जब भी उसको लकड़ी से मारते हैं या कुछ इसको ब्लो ऐसा देते हैं ताकि वो एक फ़्लो ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी जो स्टार्ट हुई है उस बंदे के दरमियान और पोल के दरमियान वो ब्रेक हो जाए। तो बिहाइंड दैट्स द साइंस, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा मेटल्स नॉन मेटल्स का डिफरेंस क्या है, और इनके एक्सेप्शंस भी याद रखिएगा जो पीछे एमसीक्यूज में हम कवर कर चुके हैं। ओके, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली आर फॉर्म्ड, ठीक है। देखो एक एक वर्ड से ना पूरा जुमला चेंज हो जाता है। अब आपको समझना होगा कि टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं केमिकली, दैट इज़ द गेम चेंजर वर्ड, केमिकली। अगर दो और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं तो क्या वो कंपाउंड्स बना रहे हैं, क्या वो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, क्या वो सब्सटेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, आर दे द मिक्सचर्स? एंड द राइट आंसर फॉर दैट इज कंपाउंड्स, एग्जैक्टली। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन हो जाएं तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। और हमेशा याद रखिएगा व्हेन ये केमिकली कंबाइन हुए हैं, ठीक है, तो इनको हम फिर इतने आसान मेथड से ब्रेक भी नहीं कर सकते। फिज़िकल मेथड से तो कभी भी कंपाउंड ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, केमिकल मेथड से ही कुछ ना कुछ करके ब्रेक कर सकते हैं। और इनका जो रेशो होता है ना कम्बिनेशन का, वो फिक्स्ड होता है। लाइक अगर पानी जो है वाटर इट्स अ कंपाउंड, ठीक है, और वाटर का मैं अगर एक मॉलिक्यूल निकालूँ और देखूँ तो उसमें जो रेशो होगा H2O, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट, तो वो फिक्स्ड रेशो है। दुनिया में मैं कहीं भी चला जाऊँ और पानी को उठा के अगर चेक करूँगा तो मुझे वो वही रेशो मिलेगा, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। सो इनका रेशो फिक्स्ड होता है, ठीक है, और ये केमिकली जो है वो कंबाइन हुए हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको कंपाउंड्स की, लाइक NaCl जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, जो नमक है, ये इसका फिक्स्ड रेशो है। दुनिया में कोई भी सॉल्ट आप उठा के देख लें, अगर तो वो कॉमन सॉल्ट है तो उसको आप एग्जामिन करेंगे तो सोडियम का 1 मॉलिक्यूल, क्लोराइड का मॉलिक्यूल, ठीक है। सेम गोज़ फॉर वाटर, जिसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेम गोज़ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं किसी भी अमेरिका में वहाँ से जाके आप एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लें या पाकिस्तान से ले लें, उनका रेशो फिक्स होगा भाई, कार्बन का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। सेम गोज़ फॉर वॉशिंग सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ये सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और कार्बोनेट की CO3, इसको पूरा कार्बोनेट कहते हैं। तो ये सोडियम कार्बोनेट। अब वॉशिंग सोडा यहाँ का हो, अमेरिका का हो, रशिया का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं का भी हो, अगर मैं उसको उठाऊँगा और एग्जामिन करूँगा तो मुझे उसमें नेचुरली यही रेशो, फिक्स्ड रेशो मिलेगा, तो मैं समझ जाऊँगा कि एक कंपाउंड है, ठीक है। सेम गोज़ फॉर दी सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज़ बेकिंग सोडा, सही है। अच्छा, पहले तो ना इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना सीख लो, बहुत सिंपल है। जो बेकिंग सोडा होगा ना, ये बीच में जो H आ रहा है ना, इसको बाय कहते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब बाय आ जाए तो
बी आ रहा है तो बी से फिर बेकिंग सोडा, बी फॉर बेकिंग सोडा, तो आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए, इस तरह से रेलेवेंसी क्रिएट कर देना। सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई आपसे पूछे या एग्ज़ाम में आ जाए सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा और फलाना सोडा और ये सोडा या बेकिंग सोडा, तो बाइकार्बोनेट, बी फॉर बाय एंड बी फॉर बेकिंग सोडा, तो ये रेलेवेंसी आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो खैर बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा या मीठा सोडा जैसे हम कहते हैं, तो वो भी दुनिया में उसका भी रेशो फिक्स्ड होगा, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और कार्बन का एक और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स। तो आई होप कि ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो चुकी होगी। आगे चलते हैं, ठीक है जनाब। आगे आपसे और पूछ रहा है कि व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन नॉट केमिकली आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पे केमिकली की नहीं बात कर रहा, कह रहा कम्बिनेशन बन गया है लेकिन केमिकली नहीं है, बताओ क्या बना है, क्या कंपाउंड बना है? ऑब्वियसली कंपाउंड नहीं, अभी पढ़ के आए, कंपाउंड को बनाने के लिए तो केमिकल कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। तो क्या वो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या वो सब्सटेंसेज हैं, क्या वो मिक्सचर्स हैं? एंड द राइट आंसर शुड बी द मिक्सचर्स। यप, व्हाई नॉट, बिकॉज मिक्सचर्स कंबाइन हो जाते हैं, एक कम्बिनेशन बन जाता है, लेकिन केमिकली नहीं होता। ये इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, इनकी सेपरेशन टेक्निक्स हैं, मिक्सचर्स को हम फिज़िकली सेपरेट कर सकते हैं। लाइक एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस, ठीक है, तो एयर से आप अपनी मर्ज़ी की गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फिज़िकल मेथड के थ्रू। ड्रिंक्स, ये आपको ड्रिंक्स दिख रहे हैं, अभी शायद आएगा आगे एक्सप्लेन होगा कि बहुत कुछ 4 से 5 या मेरे ख्याल से कुछ इस तरह के सेपरेशन टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम ये इन चीज़ों को अलग कर लेंगे। वाटर अलग हो जाएगा इसमें से, ठीक है, और फ्लेवरिंग एजेंट्स अलग हो जाएंगे। तो मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेबल थ्रू फिजिकल टेक्निक्स बिकॉज दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड। मिक्सचर्स आर नॉट केमिकली कंबाइंड, ठीक है, केमिकली कंबाइंड होता है तो वो कंपाउंड होता है। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ देम कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल मेथड। चले, अब मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी थी, आपको यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा। इन चारों में से जो है वो कौन सा ऐसा आंसर है या ऑप्शन है जिसको हम फिज़िकली हम उसको सेपरेट कर सकते हैं? कंपाउंड्स नॉट पॉसिबल, केमिकली है। मॉलिक्यूल्स, सब्सटेंसेस, नो, बिकॉज ये तो बहुत ही माइक्रो लेवल पे बात चली गई। ऑब्वियसली इट्स मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर्स को हम फिज़िकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। द राइट आंसर इज़ हेयर। और ये कुछ ग्राफ देखना चाहें तो देख लीजिएगा, बिकॉज मैटर जो है उसको डिवाइड किया गया प्योर सब्सटेंसेस के अंदर और मिक्सचर्स के अंदर। प्योर सब्सटेंसेस यानी कि जो नेचुरली प्योर होते हैं, उसको फिर उसमें एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो फिर कंपाउंड्स भी बनते हैं। और एलिमेंट्स को अगर मैं और तोड़ूँ तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स, और कंपाउंड्स को मैं अगर तोड़ूँ तो मॉलिक्यूल्स और आइंस। तो ये इनकी सेपरेशन है। और मिक्सचर जो है जो कि नेचुरली कंबाइन नहीं हुए हैं, फिज़िकली उनको हमने कंबाइन किया है हीट दे के या कुछ भी करके। तो उसकी एग्जांपल्स हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मैं इन दोनों को यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज इसकी एक्सप्लेनेशन आगे चैप्टर्स के अंदर है। तो आगे बढ़ते हैं जी जनाब। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द गैस इन द एयर इज़। इन चारों गैसेस में से सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सी है, किस गैस की है? और ये बहुत पूछा जाता है ये MCQs। इन चारों में से कौन सी ऐसी गैस है जिसकी परसेंटेज एयर में बहुत ज़्यादा है? ऑब्वियसली यू आर राइट, आपको पता है ये, इट्स डेफिनेटली नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, 78%। तो फिर सेकंड हाईएस्ट कौन सी है? वेरी गुड, यकीनन आपको पता है, सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीजन है। यस, ऑक्सीजन इज़ द सेकंड हाईएस्ट विच इज़ 21%, ठीक है। और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04% और फिर अदर गैसेज हैं 0.9%। तो ये परसेंटेजेस आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 3 मेन गैसेस की तो आपको याद होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, मिक्सचर्स की कुछ एग्जांपल्स आपको, ठीक है। एयर इज़ अ मिक्सचर, स्टील, यस, ये क्वेश्चन आता है 3-4 स्टील और आयरन और इस तरह से कुछ दे देते हैं, एलुमिनियम, आप बताएंगे इसमें मिक्सचर कौन सा है। तो आपको याद होना चाहिए कि यप, इट्स स्टील। स्टील जो है एक्चुअली इट्स अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन और कार्बन को हम डिफरेंट फिजिकल मेथड्स के थ्रू स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ याद आ रही है मुझे, अक्सर MCQs में जो है वो ये पूछा जाता है कि 3-4 चीज़ें दे देते हैं और पूछते हैं कि इलास्टिसिटी
इलास्टिसिटी, खिंचाव, इलास्टिसिटी इन चारों में से किस में है? तो मोस्टली स्टील वाज द राइट आंसर। हालांकि उसमें रबर भी दिया होता है, लेकिन रबर जो है उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती, बिकॉज इलास्टिसिटी जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन की बेस के ऊपर मेजर की जाती है। स्ट्रेस मतलब जिसके ऊपर यानी कि ज़ोर और स्ट्रेन कितना वो खिंच रहा है, उस बेस पे। खैर उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे हम। तो स्टील से खैर 2-3 बातें याद आई थी। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि इलास्टिसिटी 3-4 सब्सटेंसेस में से सबसे ज़्यादा किस में है, तो मोस्टली वो स्टील का ही आंसर होता है, और स्टील जो है वो मिक्सचर भी है। सेम गोज़ फॉर दी कोल्ड ड्रिंक्स, या ये वर्ड लिखा हुआ था शरबत आपकी बुक में। कोल्ड ड्रिंक्स और शरबत ये भी मिक्सचर्स होते हैं। जो हम चाय पीते हैं डेली, द टी लवर्स, सही है, द कॉफ़ी लवर्स, ऑब्वियसली इसी की मुनासबत से मैंने ये यहाँ पे लगाया था। आप ये देख लोगे, ये कुछ ग्रीन टी है आई बिलीव, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। चलो खैर, टी उसमें वाटर होता है ख़ुद, उसमें टी के लीव्स होते हैं और शुगर होता है, और उसमें से फिर एक एक्सट्रैक्ट निकल के एक फिज़िकली हम उसको हीट करते हैं, और केमिकली तो कंबाइन नहीं हुई ना ये सारी चीज़ें, इनको हमने मिलाया है, मिक्सचर बनाया है इनका, और वो इन तीनों चारों चीज़ों का मिक्सचर बनता है टी, और उसको फिर हम बड़े मज़े से शाम को पीते हैं, कुछ लोग सुबह भी पीते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, द कंपाउंड प्रोड्यूस इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग। ओके, जलाने से, किसी भी चीज़ को जलाने से जो एटमॉस्फेयर के अंदर एक कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा या एटमॉस्फेयर के अंदर वो चीज़ रिलीज़ होगी, वो कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, वो कौन सी गैस है। ऑब्वियसली क्या वो हाइड्रोजन गैस जाती है, क्या वो ऑक्सीजन जाती है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, क्या वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जाती है, ठीक है। इन चारों गैसेस में से जब मैं कोई भी चीज़ बर्न करता हूँ तो एटमॉस्फेयर में क्या चीज़ रिलीज़ होती है इन चारों गैसेस में से? ऑब्वियसली आपको इसका आंसर पता होगा, इट्स वेरी कॉमन, यप इट्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कोई भी चीज़ बर्न करते हैं ना, तो बर्निंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ों में से कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट गुड फॉर आवर इकोसिस्टम, ठीक है। मैं इंशाल्लाह क्लाइमेट चेंज को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैं इस पर कभी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली ग्रीन हाउस गैसेस में से आती है। चलो आगे चलते हैं। ओके, हाउ मैनी सेपरेटिंग टेक्निक्स आर देयर फॉर मिक्सचर। ये वही एमसीक्यू थे जिसकी मैं पीछे बात कर रहा था कि मिक्सचर को सेपरेट करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो कितनी टेक्निक्स जो हैं मिक्सचर को सेपरेट करने की हैं? 5, 4, 3 या 2? एंड द राइट आंसर इज़ 5 टेक्निक्स, ठीक है। कुछ 5 टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। सो बिकॉज मिक्सचर्स आर द फिज़िकल कॉम्बिनेशन को आप सेपरेट कर सकते हो। कंपाउंड्स आर द केमिकल कॉम्बिनेशन, उनको तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ओके, फिल्ट्रेशन की टेक्निक है, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, इन सब के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं हर एमसीक्यूज़ के हिसाब से एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ये 5 टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर, ठीक है। पहली टेक्निक का क्वेश्चन आ चुका है। अब आप देख लें कि इन चारों में से वो कौन सी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम मिक्सचर के इनसॉल्युबल मतलब वो कंपोनेंट्स जो कि हल ही नहीं हुए मिक्सचर के अंदर, ठीक है। हम देखते हैं ना कि हम मिक्सचर के अंदर आप कह लें कि हम कुछ शरबत वगैरह बनाते हैं तो उसमें चीनी वगैरह डालते हैं, एक टाइम आता है घुल जाती है काफ़ी चीनी, उसके बाद फिर काफ़ी सारी इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो हैं उसके वो नीचे रह जाते हैं बॉटम पे। तो उसको मैं सेपरेट करूँ मिक्सचर से उन सॉलिड्स को, इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? क्या वो डिस्टिलेशन है, क्या वो फिल्ट्रेशन है, क्या वो सब्लिमेशन है, क्या वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है? एंड द राइट आंसर इज़ फिल्ट्रेशन। वेरी इजी, वेरी ऑब्वियस, सिंपल। फिल्ट्रेशन कर लेते हैं ना, हम छान लेते हैं चीज़ को, या हम नथार लेते हैं या छान लेते हैं। तो आप देख लें कि ये एक तरह से एक फ़िल्ट्रेशन हो रही है। ये एक फ़िल्टर पेपर लगाया हुआ है और मैं लिक्विड को फ़िल्टर कर रहा हूँ, प्योर लिक्विड नीचे आ जाएगा और उसकी इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो हैं वो ऊपर यहीं कहीं रह जाएंगे। ये तो हम आम घरों में करते ही रहते हैं। सो दैट इज़ द वन वे टू सेपरेट मिक्सचर्स इनसॉल्युबल सॉलिड्स। आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग लिक्विड्स विद द एड ऑफ हीट, ठीक है। लिक्विड्स को सेपरेट करना या लिक्विड्स को और ज़्यादा प्योरीफाई करना, आपको अपने मतलब का लिक्विड लेना है एक मिक्सचर के अंदर से। तो जनाब बताइए कि इन चारों में से फिर वो कौन सा प्रोसेस होगा, और उसके अंदर हीट इन्वॉल्व हुई है। यानी आपने हीट दी और
वेपर्स निकले और आपने उनको किसी तरह से कंडेंस किया और अब एक लिक्विड नीचे रह गया जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था, वो ऊपर चला गया और उसको आपने कंडेंस करके अलग कलेक्ट कर लिया, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है। मैंने खैर उस प्रोसेस को पूरा डिफ़ाइन ही कर दिया है, आप देख लें। बता दें डिस्टिलेशन फिल्ट्रेशन तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, या अब हम क्योंकि इसको पढ़ के आए हैं, डिस्टिलेशन हो सकती है, सब्लिमेशन या क्रिस्टलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग लिक्विड विद द एड ऑफ हीट, एंड द राइट आंसर इज़ डिस्टिलेशन। बिल्कुल, डिस्टिलेशन के प्रोसेस के अंदर हम हीट को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लिक्विड है जिसके अंदर बहुत सारे 2-4 और भी लिक्विड्स हैं, एक मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स है, ठीक है। मैंने उसको हीट किया, जिसका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, वो यहाँ से उसके वेपर्स निकलते रहेंगे और उसके वेपर्स यहाँ पर आएंगे। इधर मैंने एक कंडेंसर लगाया हुआ है, इस कंडेंसर के अंदर मैंने कोल्ड वाटर डाला हुआ है। ये वेपर्स जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो इस कोल्ड वाटर की एटमॉस्फेयर की वजह से वो कंडेंस हो जाएंगे, एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे और फिर से लिक्विड बन जाएंगे। और यहाँ पर मैंने एक और बीकर रखा हुआ है और यहाँ पे डिस्टिलेट जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अकॉर्डिंग टू द वेपर प्रेशर अलग अलग डिस्टिलेट्स कलेक्ट कर सकता हूँ। ये एक सेपरेशन टेक्निक है, लिक्विड मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकता हूँ मैं इसमें, ठीक है, विद द एड ऑफ हीट। आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग बैक सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्ट फॉर्मेशन। हाँ, ऑलराइट। ये कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट का एक सॉल्यूशन बना हुआ है, सही है, और उस सॉल्ट सॉल्यूशन से मुझे वो सॉल्ट निकालना है। तो बताएं कौन सा ऐसा प्रोसेस होगा जिसके ज़रिए मैं उसको सेपरेट कर लूँगा, सॉल्ट को वापस ले लूँगा। मिक्सचर है, ये एक मिक्सचर है, सॉल्ट सॉल्यूशन जो है सॉल्ट का और वाटर का मिक्सचर है। तो क्या वो डिस्टिलेशन है, क्या वो फिल्ट्रेशन है, क्या वो सब्लिमेशन है, क्या वो क्रिस्टलाइजेशन है। देखो फिल्ट्रेशन तो नहीं होगी बिकॉज मुझे सॉल्ट वापस चाहिए। फिल्ट्रेशन तो इनसॉल्युबल सॉलिड्स को फ़िल्टर करता है, ठीक है। डिस्टिलेशन भी नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे हीट का कहीं जिक्र नहीं है, और डिस्टिलेशन जो है वो लिक्विड्स की प्योरीफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पर तो सॉल्ट सॉलिड है, तो या तो फिर ये सब्लिमेशन हो सकता है या ये क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। एंड द राइट आंसर इज़ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये आप देख रहे हैं क्रिस्टल्स जो बने हुए हैं, ये एक्चुअली एक सॉल्ट को अलग किया गया सॉल्यूशन के अंदर। क्रिस्टलाइजेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है, इसमें जो है वो हीट भी दी जाती है और बाद में कूल किया जाता है, तो फिर उस कूलिंग के बाद हमें क्रिस्टल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए मैं सॉल्ट सॉल्यूशन में से सॉल्ट को अलग कर सकता हूँ। आगे चलते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग सॉलिड्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ हीट के ज़रिए सॉलिड्स की प्योरीफिकेशन। देखो लिक्विड की प्योरीफिकेशन हीट की एप्लीकेशन के ज़रिए डिस्टिलेशन हो जाती है। आपसे पूछ रहा है अगर सॉलिड्स की प्योरीफिकेशन करनी हो मुझे और मैं हीट दूँ उसको, तो फिर वो कौन सी फिल्ट्रेशन टेक्निक होगी मिक्सचर की। अगर एक सॉलिड है, सॉलिड के अंदर मिक्सचर ऑफ सॉलिड है और मैं उसको हीट दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये फिल्ट्रेशन नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, डिस्टिलेशन हम पढ़ चुके हैं, तो इट्स डेफिनेटली द सब्लिमेशन। आगे चलते हैं। द राइट आंसर इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि वो जो सॉलिड होता है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड होता है, उसको जब हम हीट करते हैं तो डायरेक्टली गैसेस की फॉर्म में निकलने लगता है और उस गैसेस को हम कंडेंस कर लेते हैं, तो फिर हमें वो अलग अलग सॉलिड्स मिलना शुरू हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू वेपर प्रेशर। सो सब्लिमेशन इज़ दी टेक्निक ऑफ प्योरीफाइंग दी सॉलिड्स थ्रू दी एड ऑफ हीट, यानी हीट की ज़रिए। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कलर्ड केमिकल्स। ऑलराइट, कलर्ड केमिकल्स को सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस है इसमें, और आंसर बिल्कुल क्लियर है। द राइट आंसर इज़ क्रोमेटोग्राफी। यस, वाई नॉट। देखो क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है, क्रोमा मीन्स कलर। क्रोमेटोग्राफी के कलर्ड सब्सटेंसेस जो हैं उनको हम सेपरेट कर लें, तो आपको दिख रहा होगा, ये देखें कुछ कलर्ड सब्सटेंसेस जो हैं वो अलग हो रहे हैं। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी आई बिलीव, यस, कलर्ड सब्सटेंसेस जो अलग हो रहे हैं, और मोस्टली ये डाई वगैरह में, डाई जो कलर्स होते हैं उनमें यूज़ होती है क्रोमेटोग्राफी। आगे चलता हूँ। द पेपर यूज इन द क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड एज विच फेज। जी, क्रोमेटोग्राफी के 2 फेजेज़ होते हैं, एक स्टेशनरी फेज़ होता है और एक मोबाइल फेज़, या एक कुछ लोग रनिंग फेज़ भी कहते हैं, कुछ लोग मोबाइल फेज़ भी कहते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो पेपर यूज़ हो रहा है, पेपर, ठीक है, उसको हम कौन सा फेज़ कहते हैं। क्या वो मोबाइल फेज़ है, क्या वो स्टेशनरी फेज़ है, क्या वो स्टैटिक फेज़ है, क्या वो रनिंग फेज़ है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बड़ा एक्सप्लेनेबल सी चीज़ पहले ही हुई है, ठीक है।
द राइट आंसर शुड बी स्टेशनरी फेस. यस, इट इज़ स्टेशनरी फेस बिकॉज फ़िल्टर पेपर तो अपनी स्टेशनरी का मतलब होता है एक जगह पे रुकना. ये स्टेशनरी स्टेशन से निकला है. लाइक स्टेशन जो होता है ना, स्टेशन पे लोग आके रुक जाते हैं और गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो वहीं से स्टेशनरी मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि अपनी जगह पे रुकी हुई है, स्टैटिक पोजीशन में है. तो ये स्टेशनरी फेज़ में कौन है? स्टेशनरी फेज़ में तो पेपर है. ठीक है, पेपर को तो ला के मैंने सिर्फ अलग कर दिया. मोबाइल फेज़, मोबाइल मतलब मूवमेंट जिसके अंदर हो रही है, जो चीज़ मूव करे. अब देखो, जैसे ही मैंने कलर वाला पेपर इसके ऊपर डाई जो है वो स्पॉट लगाया फ़िल्टर पेपर पे, उसको जैसे ही पानी में मैंने एंटर किया तो पानी मूव करना शुरू हुआ है ना इसके ऊपर, तो पानी की मूवमेंट हो रही है और ये मूव कर रहा है और ये अलग कलर्स जो हैं वो अलग हो रहे हैं इसके अंदर से. सो लिक्विड फेज़ जो होता है या वाटरी फेज़ जो होता है वो मोबाइल फेज़ होता है, और स्टेशनरी फेज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी में ये पेपर होता है. ठीक है, और पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज टू सेपरेट डाई, यानी कलर्स वगैरह हैं, ये देखें आपके सामने सेपरेट हो रहे हैं कलर्स. आगे चलते हैं. सिंबल ऑफ मैग्नीज, यप, MnMgMoNa, एंड द राइट आंसर इज़ Mn, मैग्नीज. ये आपके सामने जो कुछ चमकता हुआ सा पत्थर है, ये मैग्नीज है एलिमेंट. ठीक है, आगे चलते हैं. मिक्सचर ऑफ आयरन पीसीज एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड थ्रू. जी जनाब, मिक्सचर है आयरन के पीसीज का और वाटर, पानी और आयरन के पीसीज को मैंने किसी तरह से मिला दिया. कैसे सेपरेट करूँगा? फिल्ट्रेशन के ज़रिए, क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए, सब्लिमेशन के ज़रिए, डिस्टिलेशन के ज़रिए. देखो, सब्लिमेशन तो नहीं होगा बिकॉज ये सॉलिड्स की सेपरेशन है हीट के ज़रिए. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन भी, बिकॉज क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं हो सकता बिकॉज क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए हम क्रिस्टल्स निकालते हैं, या आप कह लें कि सॉल्ट क्रिस्टल्स जो होते हैं, ब्राइन सोल्यूशन या सॉल्टी सोल्यूशन जो होता है. तो इन दोनों में से क्या हो सकता है? लेट्स फाइंड आउट. द आंसर इज़ फिल्ट्रेशन. ऑब्वियसली जब वो सॉल्यूशन बना हुआ है मैं उसको फ़िल्टर करूँगा तो आयरन पार्टिकल्स जो हैं वो इनसॉल्युबल हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल जो नहीं हुए हैं ये ऊपर आ जाएंगे और प्योर पानी नीचे आ जाएगा. सो दैट्स द राइट आंसर. आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले फ़िलहाल मैं इस पार्ट को एंड कर देता हूँ बिकॉज ये भी 41 मिनट्स का पार्ट बन गया है. 1-2 दिन में दोबारा दूसरा पार्ट अपलोड करूँगा. आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और एडवांस में ईद मुबारक. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और ऐसे ही कमेंट्स करते रहिएगा, अपना प्यार भेजते रहिएगा. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.